तो क्या हाल है कुछ भी की जनता। इस वाले हैंग में हमने बात करी कि पॉलिटिक्स में क्या खराबी चल रही है आजकल, क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं हमें। फिर हमने बात करी कुछ नए आइडियाज़ पे कि पॉलिटिक्स कैसे हम बेटर कर सकते हैं, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया। और फिर हमने बात करी कौन नए लोग चाहिए हमें पॉलिटिक्स में, सिर्फ बूढ़े अंकलों से काम नहीं चलता। बाद में पत्र क्या हाल है तो इसी से चालू करते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या खराबी चल रही है आजकल जो तुम्हें दिख रही हो। दोस्तों, जब मैं सोच रहा था ना इसके बारे में, मेरे को तो यही लगा कि ज्यादा सोचने के लिए फ्रीडम मिलता नहीं, बहुत इनटॉलरेंट सोसाइटी हो रही है ना। तुम स्टैंड्स लोगे और तुम्हारा स्टैंड एब्सोल्यूट होना चाहिए किसी एक तरफ। अगर तुम्हारे स्टैंड्स में हल्के से भी नुआंस है, यू आर गॉड, यू आर संघी, यू आर लिब्रांडू, यू आर एक्स वाई जेड, जो भी आजकल नए नए वो नाम आते हैं ना, यू आर ऑल ऑफ दोस। तो वही है कि आदमी सोचते हुए उसको एब्सोल्यूट साइड लेनी पड़ रही है। वो अपने नुआंस पुट फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है, एंड बिकॉज नुआंस पुट फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है, ऊपर से भी ऐसा ही लगता है कि एकदम एब्सोल्यूटिस्ट अलग अलग स्पेक्ट्रम पे है, एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम पे है हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाने जाते हैं। ठीक है। दूसरा मेरे को पता है क्या लगता है कि इंस्टेड ऑफ आइडियाज नाउ पीपल आस्क वोट बेस्ड ऑन पर्सनैलिटीज। कि मैं फाड़ हूं और वो आदमी या औरत फाड़ नहीं है, मैं एपिक हूं। समझ रहे? एपिक। भाई वोट किसको देगा, एपिक या नॉर्मी? ऐसा सब कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक आइडियाज आर गेटिंग डिस्कस्ड, एंड इफ दे आर गेटिंग डिस्कस्ड दे आर नॉट बीन ऐसे बिल्कुल फाइन, ऐसे बिल्कुल काट काट के हर एक टुकड़ा उसको एनालाइज करते ना, वो नहीं पसंद नहीं मेरे को ये बात। और ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई मीडिया इज फक। हमने सेंसरशिप पे ना एक पूरा का पूरा एपिसोड बना यहाँ पे। मीडिया इज सो फक्ड अप मैन, क्योंकि वो किसी को ट्रू पिक्चर पहुंचाते ही नहीं है। वो सिर्फ एकदम एक्सट्रीम एंड्स वाले अपने वो एंटर पीछे वो अपन बैकड्रॉप लगाते हैं, बिल्कुल ड्रामेटिक म्यूजिक वाला, एंटरटेनमेंट वाला, वो पूरे उस वाइब में चला गया अपना मीडिया इंडस्ट्री। उसकी वजह से लोगों को ट्रू पिक्चर नहीं मिल पाता है एंड टॉपिक्स डिस्कस नहीं हो पाते। हाँ, तो इस पॉइंट पे मैं जी वाले पॉइंट पे एक ये बोलना चाहूँगा कि मैंने आज एक न्यूज़ आर्टिकल देखा एनडीटीवी का, जिसमें लिखा हुआ था कि वुमन चेस्ड बाय डॉग्स इन गाजियाबाद। ठीक है। उस वीडियो में ना आंटी खड़ी हुई थी, वो कुत्ते भागते हुए आ रहे थे, गलती से आंटी से ठुक गए, लेकिन भाई लिखा हुआ था वुमन चेस्ड बाय डॉग्स। तो जी का ये पॉइंट तो बिल्कुल, हाँ जी का ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि भाई जो बिकता है, मीडिया आजकल उस चीज़ को बेचने की कोशिश कर रही है। मीडिया is become more of a business rather than a way of informing youth or informing audiences कि क्या हो रहा है। Secondly, politics में एक चीज़ और दिक्कत हो रही है कि everybody is become very selfish. So power used to flow from the people to your representatives who used to represent your people. ठीक है, but अब क्या हो गया कि the representatives are selfish. उनको अपना चाहिए, मैं और मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पावर चाहिए। ठीक है, और उसकी वजह से things like religion and caste are being exploited. अगर आपने हमारा नो वायलेंस वाला एपिसोड देखा होगा तो उसमें भी हमने ये पॉइंट रखा था कि religion and caste is being exploited for personal gains of political parties. I'm not pointing out any one particular party. I'm just saying that this is, if you're running a country and you're manipulating a country for your personal gains, then where is the power of the people? मतलब where do we stand in this particular part? शॉर्ट टर्म विजन है भाई लोगों का। जो भी दूर की सोचने जाता है ना, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है ना। शॉर्ट टर्म विजन होगा, इलेक्शन से जस्ट पहले से फ्री भी बांटने जाएंगे, या फिर जो पावर में नहीं है वो बांटने की बात कर देंगे। भाई हम तो फ्री वाला एपिसोड देखो भाई, रेवड़ी बांटती हमने, फ्री में देखो। तो मेरे इसकी वजह से क्या, हाँ बोल दो। मैं एक और चीज सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन इन द पॉलिटिकल क्लास अब हमें हिंडर कर रही है। जब देश आज़ाद हुआ था, मुझे समझ में आता है कि कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि द कंट्री वाज जस्ट बिगिनिंग टू लर्न हाउ टू वॉक। ठीक है, उस पॉइंट पे एजुकेशन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं थी। इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द लीडर टू अंडरस्टैंड द मासेस, अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी, एंड उसके लिए सच एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, तो हमारी कोई भी, हमने डेडिकेटेड रिक्वायरमेंट नहीं रखी। बट 75 ईयर्स लेटर, आज के टाइम में जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन
हर फील्ड में आपको एजुकेशन ही आगे लेके जा रहा है। आई थिंक पॉलिटिक्स में भी इम्पोर्टेंट है कि चाहे सबसे छोटा नेता हो या सबसे बड़ा नेता हो, एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ वो आए, ताकि उसको अपना खुद के दिमाग में एक फिल्टर हो कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, एक मोरल राइट हो उसके अंदर, एक साइंटिफिक थिंकिंग प्रोसेस हो। हमारे वहाँ लोग आके कुछ भी बोल देते हैं किसी भी रिलीजन के बारे में, गाय से रिलेटेड कुछ बोल देंगे, सूरज के बारे में कुछ बोल देंगे, किसी के बारे में कुछ, क्योंकि कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा एजुकेशन, आई थिंक अब नीड ऑफ द आवर है कि एजुकेशन रिफॉर्म आए पॉलिटिक्स में भी। सही बात है। एक जो जी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोल रहा था कि इंटॉलरेंस बढ़ गई, और ये इससे मतलब बिल्कुल ही सही बात है, इस पे कोई दो राय नहीं कि इंटॉलरेंस बढ़ गई अपने पूरे इकोसिस्टम, पॉलिटिकल इकोसिस्टम। तो लोगों की बात तो कैंसिल हो ही जाती है कि ठीक है, अगर मेरे कोई डिसएग्रीमेंट है, इसका मतलब कि मैं उस पार्टी के अगेंस्ट हो जाता हूँ, ऐसा हो जाता है। जबकि हो सकता है कि मेरे एक दो टॉपिक पे डिसएग्रीमेंट्स हो, बट मैं अलाइंड हूँ और सभी चीजों के साथ। बट अलाइनमेंट की बात जो भी है, एक तो ये हुई कि पीपल वर्सेस पार्टीज वर्सेस पार्टीज में भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट कम होने जा रहा है कि जो डिफरेंट ओपिनियंस है ना, वो डिस्कस नहीं हो रहे हैं। बस ये कि अगर मेरे पास है मैंडेट, तो मैं चीजों को लेकर के ऐसे जा रहा हूँ कि मैं रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा सामने वाली पार्टी। एक डिस्कशन जो होता है ना, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में डिस्कशन होना चाहिए जिससे और इनोवेटिव आइडियाज हैं, वो हो ही नहीं रहा अपने पॉलिटिकल। इसके लिए लेजिस्लेचर हमारा बना था, राइट। और डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो भी लॉज बन रहे हैं या जो भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है, उसमें एक प्रॉपर डिस्कशन हो जिसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट, क्योंकि जो सामने वाले पार्टीज में भी है वो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही है, उन्हें भी एक जिम्मेदारी दी गई है लॉ में, तो उनका व्यू पॉइंट भी कंसीडर होना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि पिछले 20-25 सालों में बहुत ही डिमिनिश। एक इसी चीज से मैं ये दो चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे शिवांग ने मेंशन किया कि इन द हाउस डिबेट्स, फ्रूटफुल डिबेट्स बहुत कम हो गई हैं, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी सिर्फ ये हो गया है कि पार्लियामेंट्री बेंचेस या ऑपोजिशन बेंचेस में से जो भी खड़ा होता है दूसरा बस चिल्लाता रहता है, स्लोगनियरिंग चलती रहती है, वेल में इकट्ठे हो जाओ, ये सब चलता। तो हम, जैसे जी ने मेंशन किया था, मीडिया बर्बाद हो रखा है। मीडिया ने डिबेट्स का कॉन्सेप्ट ही ऐसा कर दिया है ना कि बस चिल्लाते रहना है दो लोगों को, अपनी अपनी बात पे दोनों लोग चिल्लाते रहो, कोई उससे हल नहीं निकलना चाहिए, उससे कोई मुद्दा बाद में नहीं आना चाहिए, मैं अपना चिल्लाऊंगा, तू अपना चिल्ला, जो मीडिया में हो रहा है वही अब हाउस में भी होने लग गया। मेरे को ये अदर वे राउंड लगता है, मीडिया डजंट ड्राइव सोसाइटी, सोसाइटी ड्राइव्स मीडिया। ठीक है, तो लोगों को भी यही देखने में मजा आ रहा है, और पार्लियामेंट तक अगर मीडिया की डिबेट कल्चर जा रही है तो बहुत बड़ी कंसर्न की बात है। हाँ, ये पार्टीज के अमंग्स लाइक रोस्ट बैटल्स होने लगे हैं, उन पर्सनालिटीज को लेकर या हिस्ट्री को लेके। पॉलिसीज के ऊपर न्यूआंस डिस्कशन नहीं हो रहा कि मेरी पॉलिसी उसकी पॉलिसी से क्यों बेटर है। ये बात हो रही है कि मैं क्यों बेटर हूँ उस पार्टी के लीडर से, या उस पार्टी की हिस्ट्री ये है या वो है। एक और जो चीज मेरे को लग रही है कि डिफरेंशिएट करना अमंग्स पार्टी बहुत डिफिकल्ट हो गया। मतलब सब कुछ, सारा कुछ एक जैसा सा ही दिख रहा है मेरे को, ये पार्टी भी वैसी सी है, ये पार्टी भी वैसी सी। आइडियोलॉजी है ही नहीं, आइडियोलॉजी या पॉलिसीज है ही नहीं कि ये सोचती है, ये सोचती है। दोनों मतलब सेम फ्लेवर के दो चीजें आ गई हैं। जब पावर में नहीं हो, जब पावर में वो पार्टी नहीं हो, तब वो अपना दिखाएंगे कि हाँ मेरी ये आइडियोलॉजी है, ये तो क्या ही करते हैं। लेकिन जब वो पावर में जाते हैं तो सभी एक ही तरह से एक्ट करते हैं। बट हाँ, फिर से हम लोग इस पे वापस आते हैं कि जो डिमिनिशिंग ट्रेंड्स है अभी के पॉलिटिक्स, उस पे किसी को कुछ और ऐड करना है। एक और बिग प्रॉब्लम अगेन इज फंडिंग इश्यूज। ठीक है, सी करप्शन क्यों आ रहा है? करप्शन इज बिकॉज समबडी वांट्स टू मेक मनी। व्हाई दे वांट टू मेक मनी इज बिकॉज उसने एमएलए एमपी बनने के लिए पहले करोड़ों रुपए खर्च करे, पार्टी अब उसको रिकूप करना पड़ेगा ना। अभी उसने अपनी जेब से खर्च करे, पहले उसने पैसे देके टिकट खरीदा, पार्टी में पैसे डाल के। ठीक है, टिकट खरीदने के बाद भी उसने लोगों में पैसे बांटे कि उसको वोट खरीदने को मिल जाए, उसके बाद जाके उसको पावर मिली है। तो अब जब उसको पावर मिली है तो उसको वो जो उसने दो खर्चे करे वो भी रिकूप करने हैं। ठीक है, उसके ऊपर से अपनी इनकम भी कमानी है, उसके ऊपर से इतना कमाना है कि अगले इलेक्शन में वो सेम प्रोसेस रिपीट कर सके। ठीक है, तो करप्शन का एक और बहुत बड़ा कारण है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी डेडिकेटेड थीम नहीं है कि आप एक इलेक्शन पे कितना पैसा खर्च कर सकती है पार्टी या रिप्रेजेंटेटिव, कोई कैप हो, कोई पब्लिक डिस्कोर्स हो कि भाई कितना पैसा खर्च हो गया। इन सब चीज़ों पे बहुत मोटी मोटी हवाई बातें होती हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे, कैश फॉर वोट्स नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, बट ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। एंड जहां पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी की नीड थी, वहां इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज ने आके ओपेसिटी ही ऑफिशियली वो कर दी, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी। 100%। तो ये कुछ हमने बात कर ली
मैं समराइज कर देता हूँ। एक तो हमने बात करी कि डिफरेंशिएशन अमंग्स पार्टीज अब नेग्लिजिबल हो गया है। हमने बात करी कि पार्टीज के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं रही, या पार्टीज के मेंबर्स के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं रही कि हम डिस्कस करें पॉलिसीज की क्या देश के लिए बेटर है। वो पर्सनैलिटी रोस्ट बैटल्स बन गए। सिरोही ने बात करी कि खर्चा अनकैप्ड है और उसकी वजह से मतलब दिक्कतें होती है क्योंकि आप किसी को कुछ ओ करते हो या खुद को ही कुछ ओ करते हो। और क्या बात करी थी हमने, यही थे ना। और शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल प्रॉपर्टी उसकी भी बात करी कि लाइक शॉर्ट टर्म थिंकिंग हो रही है और शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल पॉपुलैरिटी बस खरीद रहे लोग। और करंट टाइम में लैक ऑफ एजुकेशन ऑफ पॉलिटिशियंस भी हमें गाइड कर रहा है। लैक ऑफ एजुकेशन भी बात करी सो इन्हें, और क्यों पहले फिर भी रिलेटिवली ठीक था, अब खराब है। हाँ जी, मैं कह रहा था। और एक मीडिया वाली चीज थी कि वो इतने स्क्रू टुवर्ड द अदर वे है कि लोगों में इंटेलेक्चुअल डिबेट का वो स्कोप बचा ही नहीं है, पूरा एक्सट्रीमिज्म हो गया। राइट। ये सारी दिक्कतें अपेरेंट है, हमें दिख रही हैं। तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक ओपन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन सा रख लेते हैं जहाँ पे सब अपने आइडियाज प्रेजेंट करो कि नए तरीके क्या हो सकते हैं पॉलिटिक्स करने के। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। प्रशांत किशोर है जो मतलब पॉलिटिक्स में काफ़ी रिस्पेक्टेड नाम है, उसके इंटेलेक्ट और उसके कैपेबिलिटीज़ की वजह से। वो एक एक्सपेरिमेंट टाइप कर रहा है बिहार में, जो बिहार का ही है। वो बिहार में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जन सुराज यात्रा कर रहा है वो, जहाँ पे वो बिहार के पूरे बिहार में पैदल घूम रहा है ओवर द ईयर्स, और छोटे छोटे कम्युनिटीज़ विलेजेस वगैरह में जाके कह रहा है कि लोगों को कह रहा है कि तुम मुझे ऐसे लोग बताओ जो तुम्हारे को ठीक से रिप्रेजेंट कर पाएँ, और फिर मैं अपने रिसोर्सेज और अपना ब्रेन पावर यूज करके उनको इलेक्शन लड़वाऊंगा। ये सपोजिटली है, इलेक्शन लड़वाऊंगा। और तो तुम कैंडिडेट भी तुम ही चूज करो, सिर्फ विनर नहीं चूज करो, कैंडिडेट कौन इलेक्शन लड़ेगा वो भी तुम ही चूज करो। लोगों को कह रहे जो एक नया आइडिया है, एटलीस्ट ट्राई कर रहा है वो कुछ, तो ये मेरे को ठीक लग रहा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत या इसमें और कोई बेनिफिट दिख रहा हो अपार्ट फ्रॉम पीपल चूजिंग जस्ट देयर कैंडिडेट? दिक्कत तो सिर्फ एक ही है मेरी तरफ से कि पावर करप्ट्स पर्सन। तो इवन इफ अभी भी हमारे जो करंट पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो भी सोसाइटी से ही निकले हुए लोग हैं, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं ला रहा है। ये लोग भी वहीं से निकले और उसके बाद वहाँ पे पावर सिर पे चढ़ जाती है, फिर आदमी करप्ट बन जाता है। तो फॉर ऑल यू नो, आई कुड बी अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन अमंगस्ट द 5 ऑफ अस, ठीक है। और कल को तुम मुझे कहीं रिप्रेजेंटेटिव बना दोगे, मेरे को अगर मौका मिलेगा 1000 रुपये अपने जेब में डालने का, तो दैट माइट चेंज माई थिंकिंग। तो वो जो प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन सिर्फ सोसाइटी से लोगों को इकट्ठा करना उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है कि वो किंग मेकर बन रहा है और बेसिकली पावर के लिए वो रिवर्स फनल है, वो उसके थ्रू पावर फ्लो करके हट रही है। तो जब वो एक सेंटर पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है कि वो कुछ गलत डिसीजन लेगा या वो उसके पास कुछ एक्सपोनेंशियली ज़्यादा ही पावर आ जाएगी, तो दिक्कत हो सकती है। एंड अगेन जो सेकेंडरी चीज़ है कि सिंस इस फॉर्मेट से कोई निकलेगा ना, अभी हम सब अपन 5 जन कॉमन मैन, कल को अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि राहुल गांधी जैसा बंदा या नरेंद्र मोदी जैसा बंदा बोले कि तुम में से किसी को मैं वो बना रहा हूँ, कोई बहुत ही पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, ठीक है, तो यू विल ओव अ लॉट टू दैट पर्सन, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी रेगुलर लाइफ में कुछ सोचा ही नहीं है ऐसा कि हम इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं या कर सकते हैं। अब किसी इंपॉर्टेंट आदमी ने मेरे कंधे पे अपना हाथ रख के बोला तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो आई विल ऑलवेज फील दैट माई डिसीजन शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दिस पर्सन। जी तू कुछ कह रहा था शायद। मैं तो अगले अपने आइडिया को पिच कर रहा था, मेरा तो ठीक था, मैं समझ गया था तेरे पॉइंट ऑफ व्यू इस वाले पे। अच्छा हाँ, तो कर पिच। हाँ, तो मेरा क्या है कि आई बिलीव कि हमें और डिसेंट्रलाइज होना, फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है ना, कि करंट स्ट्रक्चर में कि जैसे स्टेट के पास कुछ पावर्स है, सेंटर के पास कुछ पावर्स है, आई बिलीव कि a lot more autonomy has to be given to the lower bodies, starting from जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ना, अपने मेयर वगैरह हो गए, उनको ज्यादा ऑटोनोमस पावर मिलेगी, तो दे विल बी एबल टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन मच बेटर, है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि फ्रॉम द ग्राउंड अप पावर स्ट्रक्चर को ऐसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन को रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। एट द बेस हमें जहाँ पावर देनी पड़ेगी, तो दे विल बी डायरेक्टली मोर एड्रेसेबल टू द पीपल। एंड बहुत ज्यादा होता है कि पीपल डोंट इवन नो कि उनके शहर का मेयर कौन है या उनका सरपंच कौन है उनके गांव का, राइट। वो बहुत डिस्कनेक्ट है एट द लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, राइट।
तो मुझे लगता है कि अगर वो एड्रेस होगा एंड ऊपर वाले आर जस्ट जैसे वो फर्दर अप इन द पावर स्ट्रक्चर दे आर अ केयर टेकर सो दैट द इंस्टीट्यूशन रन्स प्रॉपरली, बट जो प्रॉपर रनिंग है वो मैं चाहता हूँ ग्राउंड लेवल पे हो। हाँ, ये जो सरदार ने बात की ना, मेरे को लगता है ना कि हम सभी बॉटम अप अप्रोच की बात करेंगे इवेंचुअली, कि टॉप डाउन अप्रोच हम देख ही रहे हैं कि कैसे चल रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को इस अप्रोच से प्रॉब्लम है तो वो उसके आगे जाकर के बॉटम अप अप्रोच की बात करेंगे। और मैं चीज़ें काफ़ी इस पे अग्री करता हूँ कि एक जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए ना, जो वार्ड मेंबर्स होते हैं हमारे या फिर जो पंचायत मेंबर्स होते हैं, उनको एब्सोल्यूट पावर के नाम पे बहुत कम ही कुछ दिया गया है, ठीक है। और हमेशा मतलब जब इंडिया कंसेप्चुअलाइज हुआ था तो पंचायती राज की बात होती थी कि पावर टू बॉटम, ठीक है, जो कि अभी तक मेरे को नहीं लगता कि उतना मिला है। तो इसी के अराउंड मैंने एक मॉडल का सोचा कि पॉलिटिक्स तो ठीक है, हम लोग इलेक्शन मॉडल को चेंज करें इंडिया में, ठीक है। तो कैसे मतलब मुझे बस एक डाउट है बिफोर वी कंटिन्यू कि जो तुम लोगों ने बात बोली उससे मैं एग्री करता हूँ। मैं ये समझने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं पता कि एग्जिस्टिंग मॉडल में प्रॉब्लम है या द फैक्ट दैट हायर अप से नीचे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इसलिए नीचे के लोग काम नहीं कर पाते। पावर की मुझे ऐसा लगता, मतलब मेरा ऐसे मोटा सोच तो मुझे ये थी कि पावर, मेयर के पास पावर आज भी है, बस मेयर के ऊपर से इन्फ्लुएंस इतना है ना कि मेयर खुद कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसा है, या मेयर के पास एक्चुअल में पावर ही नहीं होती और वो सिर्फ एक टाइटुलर फिगर है? क्योंकि इसके बारे में मैंने कभी ढंग से ज्यादा पढ़ा नहीं। ऑब्वियसली टाइटलर फिगर तो नहीं है, ठीक है, पावर है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि कितना पावर होना चाहिए उस पर हमेशा डिबेट हो सकती है, ठीक है। कि मतलब अगर कोई रोड बनानी है किसी गली में, ठीक है, तो उसका ज्यादा इंफॉर्मेशन, उसके बारे में ज्यादा एक्सेसिबिलिटी भी लोग की तरफ से, ठीक है, मेयर को होगा, ठीक है, रादर एमपी या एमएलए या फिर उसके ऊपर जाए, ठीक है। तो वो कब बनेगा, कैसे बनेगा, कितने बजट पे बनेगा, ठीक है, उसका अगर हम लोग एब्सोल्यूट पावर मेयर्स को दें तो वो ज्यादा सेंस बनाता है रादर एमएलए को दें। तो मेरा ये पॉइंट है कि इसमें मेरा एक ये पॉइंट रहेगा कि अगर मेयर और आपका एमएलए डज नॉट हैव द सेम व्यू पॉइंट ऑन समथिंग, तो वो मेयर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, राइट? ये कल्चर हमने बहुत देखा है कि मेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो मेयर तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट मेयर तो मेरे को लगता है एमएलए से बड़ी एंटिटी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर से नीचे से तो हम इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं कि अगर किसी नीचे वाले, जो हमारा ये इशू था ना कि नीचे वालों को इन्फ्लुएंस, क्योंकि ऊपर वाले जब इन्फ्लुएंस आपको दे रहे हैं, अगर आपके नीचे वालों के पॉइंट्स उनके साथ एब्सोल्यूशन में अग्री नहीं करते ना, तो वो आप नीचे वालों को रिप्लेस कर देते हो कि भाई मेरे को तो चाहिए यस मैन जो मैं कंट्रोल कर सकूं। एंड देन उसके बाद फिर वेयर डज पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी कम इनटू दिस? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसे हायरार्की कुछ काम करती है अपने पॉलिटिकल सिस्टम में कि एमपी कोई एमएलए को दिक्कत दे सकता है या फिर पीएम तो दे सकता है एमएलए को। नहीं, पीएम या सीएम? सीएम मतलब पार्टी स्ट्रक्चर में हो सकता है। पार्टी लाइन के अक्रॉस जाके तू कुछ सोसाइटी के लिए बेटर काम कर रहा है, व्हिच मेक्स सीएम लुक्स बैड या अदर एमएलएस लुक्स बैड। तो हाँ, पार्टी के अंदर तो उसको वो कह सकते हैं कि पार्टी से निकाल दे, लेकिन एमएलए तो रहेगा। हाँ, बट वही है ना, देख जैसे ही आपका योर क्रेडेंशियल्स गेट इंपैक्टेड, जैसे ही आप पार्टी। एंड इसमें मेरा एक और पॉइंट बस ये लास्ट रहेगा कि in Tamil Nadu I've seen this, that public works projects started by one political party are never allowed to be completed by the other political party the moment they come in power, right? And उसमें सफर दोनों की ईगो के बीच में सफर हम लोग करते हैं। ये जो होता है ना कि क्रेडिट वाला जो सिस्टम है कि उनको क्रेडिट चला जाएगा इसलिए हम इसको अलाउ नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम्स निकाल देंगे, ऑब्वियसली कुछ निकाल ही सकते हैं बैठकर। तो इसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंट होता है ना वो कहीं हैम्पर होता है, जो विजन है लोगों का अच्छा विजन भी होता है वो भी हैम्पर होता है। तो हाँ, ये एक तो दिक्कत की बात है अपने पॉलिटिक्स में। वापस आते हैं शिवांग, तू एक मॉडल प्रेजेंट कर रहा था, मैंने इंटरप्ट किया। राइट। हाँ, तो कमिंग बैक टू जो मॉडल मेरे को दिमाग में आया, जो जी की बातों से अलाइन होगी शायद, कि क्या मैं एक टोकन मॉडल की बात कर रहा हूँ कि जो हर पंचायत का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको इलेक्ट करके वहां तक पहुंच जाते हैं। ऐसी सिटीज में वार्ड्स बटे हुए हैं, ठीक है, उसके एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको एक टोकन मॉडल दो, ठीक है, कि उनका सिर्फ टोकन है। अब लेट्स से कि मेरे को एमएलए के लिए इलेक्शन लड़नी है, ठीक है, तो एमएलए के लिए इलेक्शन लड़नी है ना, उसके लिए क्वालिफिकेशन मेरा बार ये होगा कि आई विल गो अराउंड
एंड आस्क फॉर, अगर मैं सिटी से हूँ तो आई आस्क फॉर टोकन फ्रॉम दीज वार्ड मेंबर्स कि मुझे टोकन दो, एंड जो टोटल टोकन उस कंस्टिट्यूएंसी में उसका 10% अगर मैं सिक्योर कर पा रहा हूँ, तभी मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, ठीक है, तभी मैं क्वालिफाई करता हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। लेट्स से कोई 10% सिक्योर ही नहीं कर पा रहा, उसमें क्या कर सकते हैं हम कि मैंने जैसे 5% सिक्योर किया और कन्नव ने 6% सिक्योर किया, कन्नव आता है मेरे पास कि लेट्स डू सम पैक्ट, तुम मेरे को ट्रांसफर करते, तो आई कैन डू दैट। और मेरे को लगता है कि कन्नव गुड इनफ नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे कंस्टिट्यूएंसी को, तो आई डू कि मैं 5% वो जो मेरे को मिल रखा है टोकन्स, आई रिटर्न बैक टू मेरे वार्ड मेंबर्स की आप डिसीजन ले लो कि आपको जिसको देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो डाइवर्स आइडियाज होंगे, मैं अपने आइडियाज प्रेजेंट करूंगा ऑब्वियसली जब मैं टोकन लेने जाऊंगा कि मेरे ये आइडियाज है, मैं ऐसे देखता हूँ अपनी कंस्टिट्यूएंसी को पढ़ते हुए, आप अगर इसके साथ अलाइन होते हो तो मेरे को टोकन दो। एंड इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो लाइक माइंडेड लोग होंगे वो साथ आएंगे, ठीक है, और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ऊपर जाते हुए वो काफी डाइवर्स हो सकता है, जो मेरे को लगता है, ठीक है। तो अब आ गए कि हम लोग के 10% वाले जो भी है वो क्वालिफाई कर गए इससे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो एटलीस्ट तो मतलब एटमोस्ट मेरे को लगता है कि 10 लोग लड़ सकते हैं मेरे के लिए इलेक्शन, अगर इक्वल डिवीजन में 10% है, लेकिन 9 लोग तो डेफिनेटली और उससे कम ही, ठीक है। तो लेट्स से 4-5 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं लड़ने के लिए, अब वो अपना एक डिबेट होना चाहिए, मेरे को लगता है हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक डिबेट होना चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि मेरा व्यू पॉइंट क्या है, जिसको लेकर हम लोग बाद में अकाउंटेबल ठहरा सके उस पर्सन को, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है आइडियाज के साथ, आज कुछ बोलते हैं कल उससे पलट सकते हैं, तो वो जो डिबेट होना चाहिए ना उसको एक मोरल कंपास की तरह भी देखना चाहिए कि मैंने आज जो बोला, मैंने आज जो विजन रखी है उस पर अकाउंटेबिलिटी होगी मेरे 5 साल बाद, मेरे को जवाब देना होगा, ठीक है, अपने जनता को। तो एक डिबेट हो, ठीक है, फिर उस डिबेट से जो निकले लोग सुने, उसका वोटिंग होगी, एंड उससे जो जीत के आएंगे वो एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, एमपी में भी यही डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट लेवल जाते हैं ऊपर कि अगर मेरे को पीएम के लिए रन करना है, पीएम को भी क्या करना होगा, अगर मेरे को मन है कि मेरे को पीएम के लिए रन करना है, तो मैं अब जाऊंगा अपने एमएलएज एंड एमपीएस के पास सारे स्टेट में और वहां से टोकन इकट्ठा करूंगा। जो टोकन का वेटेज होगा एमएलएज एंड एमपीएस के लिए डिफरेंट होगा, जैसे कि हम लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करते हैं, और व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, भले हम प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं लेकिन एक्चुअली मैं एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मैं पहले सिक्योर करूंगा कि मैं रन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, एंड देन प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन होगा जब लोग वोट करेंगे उस 5-6 कैंडिडेट्स में से, तो चुन करके आएंगे जो क्वालिफाई करते हैं रन करने के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट उनकी बनेगी जो 50% वोट सिक्योर कर रहे हैं। 50% वोट सिक्योर एक बंदा करना भी अभी के पॉलिटिकल जो सिनारियोस में बहुत मुश्किल है, ठीक है, कोई भी बंदा एक आकर के 50% नहीं कर सकता सिक्योर, मेरे को नहीं लगता, बंदा या बंदी, इवन बीजेपी, हाँ सॉरी, तो इवन बीजेपी एट इट्स बेस्ट इज सिक्योरिंग समथिंग और 40% जो वोट शेयर है इंडिया का। तो इसमें क्या होगा कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे विद आइडियाज, ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाना होगा, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम लोग कहते हैं कि एक हर्डल होता है कि ना डिफरेंट पार्टीज आती हैं, उनके अपने नखरे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसा भी होता है कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को और प्यूरिफाई करता है और ज्यादा उसमें थॉट प्रोसेस डालता है। तो 50% सिक्योर करना मेरे को लगता है कि एक वेल इनफ बार है जिसको हम लोग अगर पार करते हैं तो एक ऑन अ लार्जर गुड हम लोग आइडियाज को एक तरीके से फनल कर देते हैं बिफोर पॉलिसी में। तो ये मेरा आइडिया है, और जो इससे मेरे को फायदे दिख रहे हैं, एक तो मैं इंक्लूसिव पॉलिटिक्स से बात कर ही रहा था, एक इनोवेटिव आइडियाज ज्यादा आ सकेंगे इससे, क्योंकि ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट कम्युनिटीज का होगा, क्योंकि उनका से ज्यादा होगा। लेट्स से कि अगर फ्रॉम द लाइक एट द वेरी बॉटम लेवल अगर मैं जो टोकन सिक्योर करने गया था उसमें ये हो सकता है ना कि एक कम्युनिटी एक साथ मोबिलाइज होकर के उनका 3% ही सेल्स, लेकिन वो अपना 3% किसी को तभी देगी जब उनका पॉलिसी मेकिंग में से होगा, ठीक है, वो अपना एक एग्रीमेंट बना लेगी, एक ये लगता है, और इससे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, इज व्हाट आई थिंक। इसमें किसी और कोई थॉट? एक और मेरे को इसका पॉजिटिव ये जो दिख रहा है ये भी है कि जैसे एमएलए इलेक्ट हुआ है वार्ड वालों से टोकन लेके, तो एमएलए अगर कोई पॉलिसी या कुछ डालना चाह रहा है तो उसको ऑलरेडी पता है कि मेरे पास इतने वार्ड वाले तो हैं जो मेरे उसको आगे पहुंचा देंगे ग्राउंड लेवल तक, लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ मेरी पॉलिसी कर देंगे, क्योंकि मेरे पास उनके टोकन ये अलाइंड है मेरे साथ। तो इसमें बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच के साथ में हम लोग, मतलब बॉटम अप अप्रोच पावर दे रहा है और टॉप डाउन अप्रोच से हम पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी डिलीवरी कर पा रहे हैं, सर्विस। हाँ, इसमें मेरा एक पॉइंट क्वेश्चन रहेगा कि फिर तो टोकन बाइंग को कैसे रोकेगा? कि अगर मेरे को 10% टोकन चाहिए तो मैं अपने जो मेरे से अलाइन भी नहीं करते लोग, मैं उनको खरीद लेता हूँ, which is what happens kind of in this. So then doesn't it become the same model that we have right now?
बट इससे तुम डायरेक्ट एमएलए नहीं बनते हो ना, तुम्हें एक इलेक्शन के थ्रू भी जाना है, ठीक है। हाँ, मैंने अगर वार्ड वाला खरीद लिया तो मैं उसके वार्ड एसेंशियली मैं उसके वार्ड वाले लोग भी खरीद रहा हूँ, तो मैं इलेक्शन भी काइंड ऑफ जीत भी गया। कनम नॉट ऑलवेज। मैं एक जो डिबेट वाला लेयर रख रखा हूँ, उससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये बंदा या बंदी अपना व्यू पॉइंट कैसे रख रहा है, इसका विजन क्या है, ठीक है। तो वो ये जरूरी नहीं है कि अगर मेरा जो वार्ड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, वो वार्ड के हर एक आदमी का व्यू पॉइंट शेयर करता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज जो मैं भूल गया कहना, कि ये जो टोकन का शेयर होगा, ये काफी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि मैं किसको टोकन दिया हूं ना, ये एक मे बी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, कुछ रख दो कि वार्ड के लोगों को पता हो कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव किसको चूज करके भेजा है ऊपर, ठीक है, वो किसके साथ टोकन शेयर किया, कि सभी के अकाउंटेबिलिटी में तो फैक्टर है ना वो रहे कि तुमने उसको क्यों चूज किया था। मेरे पास भी सजेशंस है। तो बता। मेरे बहुत ऐसे वाइड रेंजिंग सजेशंस हैं, मेरे को क्वेश्चन करना, क्योंकि आई हैव जस्ट थॉट थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं वेयर आई वांट टू स्टार्ट इज कि आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस इन द करंट, जिस तरीके से लोगों को इलेक्ट किया जा रहा है उसके साथ मैं बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। आई थिंक द वे टू गो फॉर अस इज गवर्नेंस स्टाइल में और गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन में रिफॉर्म, ठीक है, दैट इज माय ओपिनियन। कि अगर हम गवर्नेंस ये मेक श्योर कर सके ना कि गवर्नेंस ठीक से कैरी आउट हो रही है, तो स्ट्रक्चरल पॉलिटिक्स अपने आप क्लीन हो जाएगी, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ये मेरा एक ब्रीफ थॉट है। अब वो थॉट मेरा कहाँ से आ रहा है? वो थॉट मेरा यहाँ से आ रहा है कि आई थिंक इंडिया टुडे इज एट अ लेवल ऑफ डिजिटल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस के हम लार्ज स्केल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमने विद द काइंड ऑफ डिजिटल इंटरेक्शन इंडियंस आर सीइंग टुडे ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे आ गए, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा और नच करके फर्दर इंप्रूव करके एकदम फ्लॉलेस कर सकते हैं। ये आई फील वी आर ऑलरेडी एट दैट पॉइंट। तो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम इलेक्शन मैकेनिज्म। हमारे वहाँ अभी आज के टाइम में क्या होता है, फ्रॉम द डे वोट डलता है उस दिन से प्रॉब्लम्स चालू हो रही है, ठीक है, कि वीवीपैट खराब था, वोट खरीदे गए, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। हम ऑलरेडी जानते हैं टेक्नोलॉजिकली सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ब्लॉकचेन के फॉर्म में, जहाँ पे हम मेक श्योर कर सकते हैं कि उस चीज़ को मेडल ना किया जा सके और ऑथेंटिक रहे, ठीक है। तो बायोमेट्रिक्स अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करके एक वोटिंग मैकेनिज्म आई थिंक बहुत जल्दी डेवलप किया जा सकता है, जिसको ट्रायल और टेस्ट किया जा सके, जहाँ पे हर आदमी अपने घर से बैठ के एक सिंगल टाइम यूनिक वोटिंग डाल सके, जिसके साथ कोई टैंपरिंग नहीं हो रही, कुछ इशू नहीं हो रहा। तो वहाँ से आपका फर्स्ट लेवल सॉल्व हो, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोग खरीद रहे हैं वोट। हाँ सको देख, इसमें अभी जो इशू आ रहा है ना कि वीवीपैट में इशू बता देते हैं, वीवीपैट को क्वेश्चन करते हैं, तो जो बायोमेट्रिक और ब्लॉकचेन वाला उसमें आया है ना, तो उसमें क्या होगा कि बायोमेट्रिक्स कैसे करेगा तू घर पे, बायोमेट्रिक्स कैसे करेगा? एक या तो तू सबको एक कॉमन मशीन दे जो बायोमेट्रिक करके दे हर घर को, और फिर उसमें भी एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बायोमेट्रिक्स करने वाली मशीन खराब है। जहाँ भी फिजिकल वर्ल्ड, मतलब जहाँ भी एटम और बिट्स का इंटरसेक्शन होगा ना, जहाँ पे भी कनेक्शन होता है, वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे ही ऑटोमेटिकली। तो अब जैसे अभी जो वीवीपैट्स के साथ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही सेम क्वेश्चंस फिर उस बायोमेट्रिक वाली मशीन के साथ आने लग जाएंगे। नहीं, बट उस बायोमेट्रिक मशीन का सिर्फ, मतलब मेरे दिमाग में बायोमेट्रिक मशीन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये इंश्योर करना है कि मेरा वोट यूनिक है और मेरा वोट एक ही बार डल रहा है, उसका उससे ज्यादा कोई काम नहीं है। बाकी जो काउंट है, वो काउंट तो मैं ब्लॉकचेन के थ्रू ही मेंटेन करना चाहता हूँ। वो हो जाएगा, बट वो मशीन के साथ भी तो ये दिक्कत हो सकती है कि जब मैं एक फिंगरप्रिंट दूं तो वो 2 काउंट कर रहे हैं उसको। तो वो तो मैं डिजिटली उसमें वो भी कर सकता हूँ ना, एल्गोरिदम को तो मैं छेड़छाड़ करके मेक श्योर कर सकता हूँ ना कि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हों जो मेक श्योर करें, मल्टीपल फॉल बैक मैकेनिज्म्स हों, ये मेक श्योर करने के लिए कि एक ही वो हो रहा है। मतलब इसको रिफाइन किया जा सकता है, बट आई थिंक फ्रॉम देयर वी स्टार्ट, दिस इज लेवल 1, ठीक है। फिर लेवल 2 में मैं क्या चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीड्स टू मेक श्योर कि जैसे मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया कि हमारा कोई कैप ऑन स्पेंडिंग नहीं, ठीक है। एक जस्टिफाइड मीन्स ऑफ स्पेंडिंग कैप होना चाहिए जिसके बियॉन्ड ना जाए। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कि बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी है या कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी है या आम आदमी पार्टी कितनी छोटी पार्टी है। एक इतना पैसा होना चाहिए वो कि अगर मैं आज अपनी पॉकेट से इलेक्शन लड़ना चाहूँ तो मैं अफोर्ड कर सकूँ इलेक्शन लड़ना, ठीक है। हर किसी के लिए वो एक स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम में आना बहुत जरूरी है ताकि वो एक जस्टिफाइड प्रोसेस हो। फिर नंबर 3, जब आदमी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल प्रॉमिस करे अपने मैनिफेस्टो में, अपने उसमें, उसको उसकी एक डिटेल स्टडी प्रेजेंट करनी पड़ेगी लोगों के सामने कि भाई ये पैसा तो लेके कहाँ से आएगा, क्योंकि पब्लिक
फंडिंग रिकॉर्ड्स आपके पिछले 5 साल के 10 साल के बहुत इजीली अवेलेबल। तो अगर मैं आके आज बोल रहा हूँ ना कि कल से मैं बैंगलोर की सारी सड़कें बना दूंगा, तो मेरे को वोट मिल जाएगा क्योंकि बैंगलोर में सड़कों का रियल प्रॉब्लम। बट वो सारी 13,000 किलोमीटर रोड बनाने का पैसा मैं लाऊंगा कहाँ से, ये मेरे को जस्टिफाई करके बताना पड़ेगा। मैं ऐसे ही वादे ना कर दूं हवा में कि भाई मेरा मन किया बोलने का तो मैंने बोल दिया। एंड आज की ऑडियंस इस देश की इतनी पढ़ी लिखी और समझदार है कि अगर ये चेक्स एंड रिफॉर्म्स आए, लोग देखेंगे, लोग उसको क्वेश्चन करेंगे। सोशल मीडिया पे भले ही लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एटलीस्ट इन चीजों पे डिबेट होगी, भले ही मीडिया कुछ करे ना करे। आई थिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे ये मेक श्योर कर सकते हैं कि राइट माइंडेड थिंकिंग इंडिविजुअल्स अच्छी बातों को लेकर आए और उस पर एक डिस्कशन बिल्ड करें, कंसेंसस बिल्ड करें। ठीक है, तो ये पॉइंट 3 हो गया। अब पॉइंट 4 में क्या करना चाहता हूँ, अगेन इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन की मेहनत बढ़ाने की बात कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि आई थिंक इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है इस पूरे रिफॉर्म में, एंड करना भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पावर है, वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट करते हैं, बट उनको पूरा सिस्टम मैनेजमेंट एक तरीके से करने की जरूरत है, एटलीस्ट जो इलेक्शन वाला पूरा प्रोसेस है। सेकेंड ये है कि गेट रिड ऑफ मैनिफेस्टोज आर यूजलेस। उसमें आदमी 100 वादे करता है, 100 में से कितने पूरे करते हैं इसका कोई ट्रैक नहीं रखा जा रहा, ना लोग रख पा रहे हैं ना वो रख पा रहे हैं। मैनिफेस्टोज नहीं, यहाँ पे मैं हाउ अबाउट वी सेट अ थ्रेशोल्ड कि मैनिफेस्टो के 60% वादे पूरे नहीं करे तो अगली बार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो हाँ नहीं, तो वो ही ला रहा हूँ मैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉर्पोरेटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लेके आना चाहता हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी एक V2 मॉम जैसा एक कॉन्सेप्ट होता है, वो बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट हो रहा है। अभी V2 मॉम क्या कहता है, जब मैं एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हूँ अपनी कंपनी में, जब मेरा फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, मेरे को अपने अगले 4 क्वार्टर्स के प्रोमिसेस करने होते हैं अपने मैनेजमेंट को, कि मैं इस क्वार्टर में ये अचीव करना चाहता हूँ, इस क्वार्टर में ये अचीव करना चाहता हूँ, इस क्वार्टर में ये अचीव करना चाहता हूँ, इस क्वार्टर में ये अचीव करना चाहता हूँ। उसके बेसिस पे मेरा साल में 2 बार रिव्यू होता है, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स के एंड पे और बाकी 4 क्वार्टर्स के एंड पे, जिसके बेसिस पे मेरा इवैल्यूएशन हो रहा है। सिमिलरली आप मैनिफेस्टो हटाओ, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है उसको अपना V2 मॉम बनाना है कि अगले 5 साल में फर्स्ट ईयर में मेरे ये ऑब्जेक्टिव, सेकंड ईयर में ये, थर्ड ईयर में ये, फोर्थ ईयर में ये, फिफ्थ ईयर में ये, एंड हर साल के एंड पे एक डेडिकेटेड फॉर्मेट में उनको रिव्यू मैकेनिज्म भेजना है लोगों को कि हमने फर्स्ट ईयर में ये वादे करे थे, ये इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, एक गाइडलाइन प्रिंसिपल रिपोर्ट निकले कि हाँ फर्स्ट ईयर के V2 मॉम के प्रोमिसेस हमारे ये थे, अभी तक ये हुआ है, क्या स्टेटस है ये, एंड वो पब्लिक फोरम में जब रिलीज हो तो पब्लिक उसको रिव्यू कर सके, उसको एनालाइज कर सके, उसको देख सके भाई कि इन्होंने क्या वादे करे थे और कितना हुआ। एंड उसी में वो कॉन्सेप्ट ऐड कर दो जो तूने बोला कि अगर आप अपने 5 साल के वादों का एक सर्टेन थ्रेशोल्ड नहीं अचीव करते, then there needs to be penalty on you when you go into elections the next cycle. आप नहीं मेंटेन कर सकते अपने कि आप कुछ वादे भी पूरे मत करो और आप अगली बार फिर नए वादे लेके आ जाओ, पिछले आपने करे नहीं लेके आ जाओ। ठीक है, तो वहां पे ये, और एजुकेशन भी मैंडेटरी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा हमने ये टॉपिक पहले डिस्कस किया था जब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, कास्ट एंड रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन नीड्स टू गो फ्रॉम द सिस्टम, मेरिट बेस्ड सिस्टम आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एक बार वो चीज हो जाएगी फिर वो वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम हो जाएगा जहाँ पे मैं सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव की कास्ट देख रहा हूँ, उसका रिलीजन देख रहा हूँ, उसकी दाढ़ी देख रहा हूँ, उसकी टोपी देख रहा हूँ, उसके कपड़े देख रहा हूँ, उसको वोट डाल रहा हूँ। तो स्ट्रक्चरली मुझे लगता है अगर हम ये सारी चीजें चेंज करें वो इम्प्रूव हो जाएगा। और एक और चीज जो मैं चेंज करना चाहता हूँ कि अब अपना जो कैग है, कैग का काम जो है वो कैग का काम इतना इंपॉर्टेंट है, बट कैग का को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। कैसे किया जाए इज क्वेश्चनेबल। ठीक है, काफी एक्सटेंसिव और काफी पैशनेट पिच ध्रुव ने दी। तूने बात करी कैग रिफॉर्म की, इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म की, डिजिटल ब्लॉकचेन एनेबल्ड इलेक्शन की बात करी, तूने बात करी कि मैनिफेस्टोज पे रिपोर्ट कार्ड भी होना चाहिए, और क्या बात करी तूने? रिजर्वेशन हटाने की बात की, रिजर्वेशन हटाने की बात करी, पैसे कैप करने की बात करी। ये 7 पॉइंट्स रोहित ने रखे, जो ठीक है। इस पे किसी को कुछ थॉट्स, या मैं भी अपना एक आइडिया पिच कर दूंगा? अरे भाई एक्साइटेड लग रहा है तो। हाँ, ये वाला मेरे को एक्चुअली में लाइक थोड़ा मतलब नॉट टू टूट माय ओन हॉर्न, पर थोड़ा अलग थिंकिंग का नया टाइप का आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लगा। भाई यही किया तूने, टूट तो मैं सोच रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो इशू बेस्ड हो, लाइक एग्जाम्पल एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सिर्फ इशू एक्स पे ही सोचती है, उस पर और किसी इश्यूज पे कोई स्ट्रॉन्ग थॉट्स नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं है,
और हाँ। वो इस इशू एक्स पे ही इलेक्शन लड़ेगी, इशू एक्स पे ही उसको वोटर्स वोट देंगे, तो उस पार्टी को कितने % वोट मिले ये रिप्रेजेंट करता है कि वो इशू उस कम्युनिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर ऐसी मल्टीपल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल इश्यूज कम टुगेदर एज अ कोalition बिफोर इलेक्शन, और फिर जनता इस कोalition को वोट दे। जब मान ले 4 ऐसे इश्यूज वाली पार्टी साथ में आके आ गई, और क्योंकि उस कोalition को लग रहा है कि ये 4 अगर आ जाते हैं तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि यही 4 इंपॉर्टेंट है इस कम्युनिटी के, और फिर वो उन 4 इश्यूज पे ही काम करे अपने टर्म। ऐसा मैंने शायद इसराइल, जर्मनी, इन सब कुछ कंट्रीज में ऐसे काफी जर्मनी में सिमिलर लाइंस पे है। जर्मनी में थोड़े से मॉडल हाँ, but- ग्रीन पार्टी है एक। हाँ। ग्रीन पार्टी है, अल्ट्रा ग्रीन पार्टी है, ऐसे बहुत सारे वो कर रखे हैं उन्होंने। मेरे को लगा मेरा नया idea। इसराइल में थोड़ा सा अलग सिस्टम है, लेकिन जर्मनी में ये चीजें काम करते हैं साइड लाइन। इसराइल में ऐसे है ब्रो, सेंटर राइट, राइट, हाँ वही। अल्ट्रा राइट, सुप्रीम राइट। नहीं, but मैं इश्यू की बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये पार्टी, मान ले ये पार्टी सिर्फ डिफोरेस्टेशन पे काम करती है। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया। मेरा एक क्वेश्चन है, मान ले कि एक 4 पार्टी की कोalition पावर में आ जाती है, बट ऐसा तो है नहीं ना कि जो इश्यूज दे विल फेस व्हाइल दे आर इन इलेक्टेड टर्म विल ओनली सराउंड दीस 4 इश्यूज, उनको बाकी टॉपिक्स भी तो एड्रेस करने पड़ेंगे ना। बाकी टॉपिक्स एड्रेस करने पड़ेंगे, बट मेरे को लग रहा है कि अगर जैसे ऐसे पैंडेमिक हो या कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना ही पड़ेगा, बट मेरे को जो लग रहा है वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो बोनस है, क्योंकि कम्युनिटी ने ही ये सोच के इलेक्ट किया है कि हमें ये 4 इश्यूज प्रेजेंट टर्म में यही 4 इशू टैकल करने हैं, नेक्स्ट टर्म में हम नेक्स्ट इश्यूज देखेंगे। इसमें अब मेरा एक डाउट है शायद ये है। सबको इसमें अभी मेरा एक डाउट है ऐसे कि अब मैं टॉपिक्स रिलेटेड टू LGBTQ कम्युनिटी अगर लूँ, तो करंट इंडिया में दैट इज ओनली अ टायर 1 सिटी प्रॉब्लम। ठीक है, सिर्फ टायर 1 सिटीज में मेजर ओपिनियंस हैं उस चीज के बारे में। अब से कोई पार्टी ऐसे खड़ी होती है जो कहती है कि वी विल फाइट फॉर LGBTQ राइट्स। फॉर व्हाट इलेक्शन? मेयर इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस पूछ ले, स्टेट इलेक्शन मान ले चल। अच्छा। ठीक है, मैं स्टेट इलेक्शंस की बात कर लेता हूँ, कर्नाटका की बात कर रहे हैं। अब बैंगलोर से कोई पार्टी खड़ी हुई कि मेरे को LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड रिफॉर्म चाहिए। अब LGBTQ कम्युनिटी के रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर कंट्रीज सोशल डिस्कोर्स। ठीक है, अब उसको वोट बेचारों को सिर्फ बैंगलोर में मिला, बाकी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिला ही नहीं, तो वो नीचे रह गया। अब जो बाकी ऑपोजिशन आए, मान ले, जो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते, तो फिर ये टॉपिक तो ऐसे बिल्कुल ही पीछे छूट जाएगा उस टर्म के लिए इस पे। तो अब मैं अगर इस टॉपिक को 5 साल के लिए दबा दूंगा, नहीं, इस दबा नहीं रहे हम इश्यूज तो वो पार्टी जो उस इशू को रिप्रेजेंट कर रही है वो रेज करती रहेगी पार्टी के साथ, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार है उसके साथ भी, लेकिन उस पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन 5 साल के लिए डिले हो गया, क्योंकि कम्युनिटी के लिए वो टॉप प्रायोरिटी नहीं है प्रेजेंट। स्टेट वाइड कम्युनिटी के लिए वो टॉप प्रायोरिटी नहीं है। स्टेट वाइड कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया है कि हम 10 के 10 इश्यूज को इसी 5 साल में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें ये करना है कि 4 जो सबसे ज्यादा पेनफुल इश्यूज हैं प्रेजेंटली स्टेट वाइड, उसको सॉल्व करते हैं इस 5 टर्म में। अगली बार देखते हैं अगले चरण। हाँ, बट 5 साल के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं होगा उस पर। मेरे हिसाब से वो एक शॉर्ट कमिंग है। सबको का मॉडल है, उसमें 2 प्री रेक्विजिट्स लगेंगे जो मेरे को लगता है अभी करंट सोसाइटी में अपने पास एड्रेस नहीं है। वन इज द माइंडसेट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन पार्टीज। करंट सोसाइटी में वो एड्रेस नहीं, वो एड्रेस करना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज है कि जो हमारे सोसाइटी में आजकल इश्यूज रिवॉल्व करते हैं, राइट, जो डिस्कोर्स रिवॉल्व करता है, दैट इज सो स्टूपिड, राइट। एक्चुअल इंपॉर्टेंट मुद्दे किसी को बात नहीं करते, तो मेजर ये तो नॉनसेंस टेक्स अप अ मेजर चंक ऑफ आवर टाइम व्हेन इट कम्स टू व्हाट टॉपिक्स आर बीइंग डिस्कस्ड। तो आई फियर दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड, है ना, एकदम एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज वाले आ जाएंगे एक दूसरे को अपोज करने के लिए, एंड दे विल समहाउ बी एबल टू डिराइव वोट आल्सो। तो ये दोनों चीजें एड्रेस करनी पड़ेगी, एक कोलैबोरेशन बिटवीन पार्टीज और एक वो एक्चुअल क्या मुद्दे होंगे जिन पे वो इलेक्ट हो सकते। ये तो मेरे को लग रहा है ये अभी हिंड्रेंस आ गई। कोलैबोरेशन बिटवीन पार्टीज तो उनको दिख रहा है कि अगर मेरे को जीतना ही है तो मेरे को इस इश्यू को टैकल करना पड़ेगा, तभी मैं जीत सकता हूँ। जो उस इश्यू को, एक इश्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, उस पार्टी को तो दिख रहा है कि मेरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा अगर मैं इस इश्यू को टैकल नहीं करूंगा। और जो कोalition बना है उसको ये दिख रहा है कि
ये इशू को टैकल नहीं किया तो ये इशू वाली पार्टी कोलिशन से बाहर होगी और मेरी मेजोरिटी खत्म। और जो तू वो बात कर रहा है कि करंट इशू जो बड़े स्टूपिड है, मेरे को लग रहा है कि मोर और लेस वो स्टूपिड आर्टिफिशियली बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल इश्यूज है उन पे कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बात ही नहीं करना चाहता, तो उनको कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ खिलौना देना पड़ेगा ना जनता को कि इसको देखो वो कितना, देखो घुंघरू बज रहा है, तो वो घुंघरू बजा रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। हालांकि मेरे को इसमें एक इशू ये तो लग रहा है कि जो इशू एक्स वाली पार्टी है वो अगर पावर में आके कोलिशन में उस इशू को सॉल्व करती है तो आप आगे क्या, अगले 5 साल क्या करेगी? उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाए। हाँ, बट वो फिर वो इस क्लाउड पे आ सकते हैं कि लाइक देखो मैंने पहले इस इशू पे बात करी थी, मैंने एज अ पॉलिटिशियन ये करके दिखा दिया तुम्हें, अब मेरे को लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट इशू ये है अगले 5 साल। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि मतलब हम लोग ने अभी ये बात कर ली कि पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। एक होता है कि रिप्रेजेंटेशन की भी बात हो रखी है पॉलिटिक्स में, जो हम लोग एनफ रिप्रेजेंटेशन कैटर कर पा रहे हैं कि नहीं अपने पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी एक बहुत बड़ा आई गेस हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ से कि हम लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो चुके हैं अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। देखें कि जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं वो बहुत ही ऐसे लिमिटेड बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि कोई लॉयर है तो कोई सोशल वर्कर था जो आज ऊपर आकर के ये बन गया। लॉयर्स तो भरे पड़े हैं, एडवोकेट्स तो भरे पड़े हैं, ठीक है, अक्रॉस पार्टी लाइन्स। किसान नेता, लॉयर्स और जो ये तीसरा तूने बोला और एक्टिविस्ट और डायनेस्ट्स, करेक्ट। तो इसमें भी डाइवर्सिटी लाने की जरूरत है जो मेरे को लगती है, और आई गेस इस पैनल पे सभी लोग से एग्री करेंगे कि डाइवर्सिटी आना हमेशा एक अच्छी बात होती है। अगेन कि थॉट्स डिस्कस होंगे, डिफरेंट व्यू पॉइंट डिस्कस होंगे, तो इस पे किसी का कुछ हो कि कैसे डाइवर्सिटी ला सकते हैं, कैसे कैसे लोगों को लाया जा सकता है, क्यों लाया जा सकता है। डाइवर्सिटी तो ये बात कर रहा है कि क्या हमारे जो प्रेजेंट पॉलिटिकल क्लास है, क्या हमें क्योंकि वो सारे एक जैसे से देखते हैं, क्या हमें यही चाहिए या नए टाइप के लोग चाहिए हमें पॉलिटिक्स, ये बात होगी। चलो हाँ, अच्छा चलो, तो कुछ बोल रहा था, मैंने इंटरप्ट कर दिया। पहले तो देख, जवान खून की थोड़ी ज़रूरत है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, सिर्फ कार्यकर्ता लेवल पे नहीं, थोड़ा लीडर लेवल पे भी। बट इसमें ये जानना चाहोगे कि जवान लोगों के बारे में ना हमेशा से बात हुई है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट हमेशा मेरे को लगता है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आई है कि हाँ जवान लोगों को लाओ, लेकिन आके नहीं देते, या आते भी है तो वो कुछ छोटे मोटे काम ही करते रहते हैं। पॉलिसी मेकिंग या फिर जो बड़े डिसीजन लेने होते हैं उसमें उनका कितना सही होता है, उस पर हमेशा डाउट है। और हमारे यहाँ जवान लोगों का बैरियर भी बहुत ऐसा हो गया कि 50 से ऊपर भी जवान ही रह रहे हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी है ना कि एज को एज अ रिस्पेक्ट फैक्टर मान ली कि हाँ ये एजेड है तो दे हैव अर्न्ड मोर रिस्पेक्ट देन आई हैव, तो हमेशा वो हायरार्की में वो नीचे रह जाते हैं जवान लोग, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि 100 करोड़ की टिकट खरीदते 100 करोड़ जमा करते 50,000। तो थ्रू मेरा ये रहेगा कि तुम एम्पावर कैसे करोगे। लाना तो एक बात है कि लाने के लिए आ रहे हैं, ऐसे यंग लीडर्स आते हैं, बट वो खो जाते हैं कहीं इस भीड़ में। एम्पावर कैसे करोगे कि वो एक्चुअल इम्पैक्ट डाल पाए चीजों में, यहाँ पे बात करते हैं। मेरे हिसाब से एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ये हो सकता है कि आजकल प्राइवेट कंपनीज के लिए CSR एक्टिविटीज मैंडेटरी है, ठीक है। तो जो कंपनीज की CSR सेल्स हैं उसमें जो लोग हैं उनको कुछ ऐसे थोड़ा सा एम्पावर कर, कुछ बनाया जाए तरीका, ताकि उन लोगों को एम्पावर किया जा सके, क्योंकि वो एजुकेटेड है। ये बाई चेक कंपनी मेक श्योर कर रही है कि वो हायर एजुकेटेड लोग कर रहे हैं, वो सोशली इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट भी मेक श्योर कर रही है, कंपनी भी मेक श्योर कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है CSR करना कंपनीज के लिए, और कंपनी मेक श्योर कर रही है कि भाई अब मेरा पैसा खर्च हो ही रहा है तो कुछ ढंग का हो जाए उसमें। तो उस पूल ऑफ पीपल से कुछ एक बॉडी बनाई जाए जो पहले एक कंसल्टेटिव फॉर्म में गवर्नमेंट्स के साथ काम करे, एंड उनको एक फेस दिया जाए, उनको एक रिकग्निशन दिया जाए सोसाइटी में कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है या ये कमिटी है, ये ऐसा काम करते हैं, ये वैसा काम करते हैं, ये डायरेक्टली कोलैबोरेट करते हैं पीपल विद वर्ल्ड पावर। वहाँ से अगर हम फेस निकालेंगे तो शायद रिलेटिवली ईजियर रहेगा टू फाइंड क्रेडिबल इंडिविजुअल्स, क्योंकि अदरवाइज अभी हमारा यंग सोर्स ऑफ टैलेंट कहाँ से आ रहे थे? यंग सोर्स ऑफ टैलेंट या तो डायनेस्टिक फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, कि पापा मम्मी दादा कोई तो है पॉलिटिक्स में, वो सरनेम लगा के आ गए हैं सड़क पे, ठीक है, या फिर ये अपने एक्टिविस्ट निकल के आते हैं। एक्टिविस्ट
एक्टिविस्ट के साथ मेरी प्रॉब्लम ये है कि दे ऑलवेज कम विद एन एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस। हाँ, वो बैलेंस्ड अप्रोच लेके नहीं आते, क्योंकि वो आदमी सड़क पे ही आया था एकदम मर मिटने के लिए किसी एक टॉपिक पे, उसका बस वो एक टॉपिक तो उसकी जान है, हाँ, मतलब वो passionate है किसी से एक चीज को लेकर के, देन उसके बाद उसको लेके तो पैशनेट है, लेकिन उसके बियॉन्ड सोसाइटी। हाँ, और उनके व्यूज होते हैं हमेशा बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक कि भाई ये होगा तभी ठीक होगा, वरना कोई कॉम्प्रोमाइज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और थर्ड सेंस ऑफ लोग आ रहे हैं इसमें से, ये अपने ये कोर पार्टीज का जो यूथ विंग है, ठीक है, ये यूथ विंग में जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो हैं जो उधर पढ़ाई लिखाई नहीं करने गए, ये सस्ते रेट पे हॉस्टल में रहने गए हैं, ठीक है। चलो लेट्स नॉट बी, हाँ, तो वो जो बच्चे हैं वो भी ठीक नहीं है, देश चलाने के लिए तो ठीक नहीं है वो तो। मेरी तेरे CSR वाले से दो दिक्कतें हैं। एक, क्वाइट अ फ्यू टाइम्स इट्स डन मोर फॉर कंप्लायंस कि हाँ भाई मैंडेटरी है तो खत्म करना है तो करना है, ठीक है। अग्री। दूसरी बात जो तू कह रहे हैं कि वहां से लोगों को हम और आगे लेके जाए, तो उनके पास मोटिवेशन क्या है? कंपनी तो पैसा दे रही थी इसलिए वो कर रहे थे, अब वो आगे एक्स्ट्रा काम क्यों करेगा बंदा? नहीं तो अब देख, यू एंड आई आर नॉट इन द CSR कमिटी बिकॉज वी डोंट केयर अबाउट इट। जो आदमी ऑलरेडी CSR कमिटी में बैठा है, दे ऑलरेडी फील पैशनेटली टुवर्ड्स मेकिंग अ सोशल डिफरेंस, तो उनके दिमाग में एक चीज तो होती है ऑलरेडी। इट टेक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट प्रोसेस इन योर माइंड टू नॉमिनेट योरसेल्फ फॉर सर्टेन पोजीशंस, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में काम ऑलरेडी इतना होता है कि तू एक और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करने के लिए यू नीड टू फील टुवर्ड्स इट, दैट्स द ओनली पॉइंट यू डू इट। तो आई फील दैट इज ऑलरेडी अ फिल्टर्ड ग्रुप ऑफ पीपल। उस फिल्टर्ड ग्रुप में से मैं ही नहीं कह रहा कि 100 के 100 लोग तेरे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलेंगे, बट अगर देश में 100 कंपनियों की 100 कमेटी है और 100 में से 10 लोग निकल के भी आए ना जो देश के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं, आई थिंक दैट विल मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। CSR कमेटी में होने का कोई कंपनी बोनस नहीं दे रही ना, उसको अपने काम नहीं, तो कोई करना ही bonus पड़ रहा है, नहीं। उसकी तनख्वाह मिलती है। CSR तो फ्री में कर रहा है, CSR कमेटी वाला जो काम। जैसे ध्रुव ने भी यंग लोगों को पॉलिटिक्स में लाने की बात की, ऐसे मैं भी दो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है ना, उनको सोचता हूँ कि वो ज्यादा पॉलिटिक्स में रहें, ठीक है। वो कि एक जस्ट आई एम जस्ट पुटिंग इट फॉरवर्ड कि फार्मर्स हुए, हमारी पॉपुलेशन का 58% ऑफ फार्मर्स है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन अगर हम लोग को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें उनका, तो इट्स नॉट बिग इनफ, या फिर वो जो 58% ऑफ पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए इनफ नहीं है, ठीक है। फार्मर्स हैं हमारे यहाँ, MPs हैं, MLAs जो फार्मर्स हैं, लेकिन कभी वो फार्मिंग क्या करते थे, उस बैकग्राउंड से आए, देन दे बिकेम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड देन दे केम टू पॉलिटिक्स, ऐसे वाला ट्रांजिशन। जो मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पा रहा वहाँ पे। तो इसके लिए अगर मैं सोचूं कि, और इसके लिए बैरियर्स नहीं है ना, कि एक पैसे का जो हमारे यहाँ जो गेम है कि पैसे चाहिए तुम्हें इलेक्शन में, तो ये बहुत बड़ा बैरियर है फार्मर्स को वहां तक पहुंचने। तो इसमें मैं सोचा था कि कैसे इनकरेज किया जाए इनको आने के लिए, क्या स्टिमुलस दिया जाए जिसकी वजह से ये ज्यादा मोटिवेटेड रहे और ज्यादा सोचे कि हाँ मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते। इसके लिए एक है कि मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी किसान यूनियंस होते हैं जो पॉलिटिक्स में बहुत मेजर है, बट लाइक दे डू देयर ओन पार्टी पॉलिटिक्स। लेट्स नॉट गो, मेरा ये पॉइंट है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये इनडायरेक्ट प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो यूनियन ऐसे इंपॉर्टेंट संगठन जो है, हाँ मतलब गवर्नेंस है इंपॉर्टेंट, बट अगेन वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर पाते हैं। उनका एक्टिव पॉलिसी मेकिंग में कितना से होता है वो हमने कुछ ही दिन पहले देखा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्टिवली पॉलिटिक्स में डायरेक्ट वहां पहुंचे, उसके लिए अगर देखा जाए कि जैसे हमें कुछ पता है कि साथ में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, 5-6 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे फार्मिंग बहुत ही ज्यादा एक तरह की फार्मिंग होती है, जैसे शुगर केन की फार्मिंग एक ही जगह बहुत ज्यादा होती है, बीट की फार्मिंग। तो ऐसे ऐसे जहाँ पे बल्क में होते हैं, वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि जब भी साइकिल ऑफ इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे 1-2 सीट रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बैरियर सेट कर सकते हैं। आई डोंट नो कि कोई क्या थ्रेशोल्ड होगा उस फार्मर का, कैसे वो फार्मर क्वालिफाई करता है फार्मर अपने आप को क्लेम करने के लिए, बट उस सीट पे सिर्फ फार्मर से लड़ सकते हैं इलेक्शन, ठीक है। तो इससे ये पक्का हो जाएगा कि फार्मर जाएंगे वहां रिप्रेजेंट करने के लिए उस कंस्टिट्यूएंसी से, और वो साइकिल पे चला सकते हैं वो 5-6 डिस्ट्रिक्ट में कि वो साइकिल पे चलते रहे, तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हमेशा जाते रहे, कंस्टिट्यूएंसी जाते रहे। तो एक तो मेरे दिमाग में ये आइडिया रहता है, अगर किसी और को कोई हो आइडिया कि कैसे फार्मर्स को और भेजा जा सकता। नहीं, मेरे को इसमें एक शॉर्ट कमिंग वही दिख रही है, क्योंकि पैसे का जो गेम अभी बना हुआ है ना, अभी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मोस्टली जो तूने कॉटन बेल्ट हो गई, शुगर केन बेल्ट हो गई, इन सब जगहों पे ना कोऑपरेटिव सेटअप है, क्योंकि किसानों से एक साथ खरीद के बेचना वो इजी है, काफी सक्सेसफुल है कोऑपरेटिव्स। बट अगेन कोऑपरेटिव्स को मैनेज कर रहे हैं पीपल विद पॉलिटिकल पावर एंड फार्मर्स विद हाई इनकम्स, ठीक है। तो अगेन वही इसलिए मैंने थ्रेशोल्ड सेट करने की बात की है कि क्वालिफाई कैसे करते हैं वो फार्मर
होना तुम कैसे क्लेम कर सकते हो उसके लिए? तो अब उसमें वही वाली दिक्कत आ जाती है ना कि अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि 5 लाख से कम कमाने वाला किसान ही नेता बन सकता है, तो वो बेचारा बोलेगा कि भाई मेरे पास तो पैसे कमाने का समय नहीं है, मैं देश सेवा कहाँ से करूं। बट तू सैलरी उठाता है ना अगर तू एमपी बनता है तो वो भी है, बट ठीक है। हाँ बट वही है ना, वो 5 साल की बात है, उसके खेत का मतलब तेरी बात एकदम सही है, बट यही है, ये रिजर्वेशन जब ला देते हो ना आप किसी चीज में, तो फिर उसमें हिंड्रेंस के इश्यूज हैं। क्योंकि अभी तू देख ले, SC/ST के लिए हमने कर रखा है रिजर्वेशन, बट मुझे नहीं दिखता कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफरेंस आया है SC/ST कम्युनिटी की लाइफ साइकिल में। बट इससे मेरे को लगता है ना कि अगर somehow हम लोग भेज पाए फार्मर्स को, एनफ फार्मर्स को भेज पाए वहाँ पार्लियामेंट पे अपने या फिर असेंबलीज में, उससे मेरे को लगता है कि जो एग्रेरियन क्राइसिस जो है, ठीक है, उसको वो नजदीक से जो दिखते हैं उस पे उनका जो व्यू पॉइंट होगा वो काफी प्योर होगा, ठीक है, वो ऊपर से नहीं आ रहा होगा कोई व्यू पॉइंट। एक बैलेंस्ड ओपिनियन पहुंचना तो बहुत जरूरी है। सिमिलरली मेरा थॉट था कि अब वी आर कंसिडरिंग, अभी गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग कि कुछ लेडीज के लिए रिजर्वेशन ले आते हैं इन टर्म्स ऑफ elected representatives in the house. I don't think that is needed. I agree that women are needed in the parliament more than they are currently there. ठीक है, लेकिन I don't think सिर्फ reservation is going to solve that problem, क्योंकि even जो elected representatives exist करते हैं in the government, in the parliament, ठीक है, मैं कुछ लोगों के नाम लूं, I don't think इन्होंने अपनी फीमेल कम्युनिटी के लिए ऐसा कुछ भी किया है जिससे फीमेल empowered फील करें। मैं नाम लेने को तैयार हूं भाई। नहीं नाम लेने की जरूरत, हाँ ठीक है, ले लो कोई भी बड़े नेता ले लो, स्मृति ईरानी हो गई, महुआ मोइत्रा हो गई, किसी बड़े आप नेता को ले लो जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एज अ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, उन्होंने फीमेल कम्युनिटी के लिए ऐसा क्या किया है कि कुछ पॉजिटिव। मेरे एक ब्लैंकेट से कि mere representation won't suffice, like you need to collaborate with other stakeholders to work towards common goal। ऐसे मतलब कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ इंक्लूसिव भी होना होगा विद थॉट्स, एंड देन मतलब उस पर ऐसे ध्यान देना होगा कि हम जो करने आए थे वो एग्जैक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फार्मर्स के केस में भी, और जैसे हम लोग वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात भी कर रहे थे कि जो हम जिस व्यू पॉइंट के साथ आए थे, जिसके साथ हम बात किए थे, जिससे लोग कनेक्ट किए, तो बाद में लोग अप्लाई कर पाने के नहीं कर पा रहे, वो बहुत बड़ा पॉइंट है। और इनके साथ साथ मैं मूव करूंगा कि फार्मर्स तो हैं, एक और जो ग्रुप को मैं चाहूंगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़े, वो बिजनेस पर्सन होंगे। बिजनेस पर्सन स्पेसिफिकली मैं बस इतना टैग करूंगा, आई होप यू मीन MSME वाले बिजनेस पर्सन। कूल, मतलब मैंने इतना थॉट नहीं दिया कि कितने बड़े होंगे वो, ठीक है, कि टाटा बिरला ही आ जाए, बट उनका टाइम भी नहीं है कि वो पॉलिटिक्स करने आए, ठीक है। नहीं, वो कर रहे हैं भाई, वो बड़े वाले ऑलरेडी पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी तरफ से। वो बड़ी बिग फिश इज ऑलरेडी इन द गेम ब्रो। मतलब बेसिकली पॉइंट क्या पॉलिटिक्स में, पॉलिसी मेकिंग में तुम इन्वॉल्व रहो, ठीक है, तो अगर है इन्वॉल्व तो ठीक है। मेरा ये है कि अगर तू MSME की बात करें, MSME मैं एग्री करूंगा कि वो बहुत बड़ा पार्ट है, और मेरे को लग रहा है कि इंडिया इंक्रीजिंगली कैपिटलिस्ट होते जा रहा है, ठीक है, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बिजनेस पर्सन का भी होना चाहिए, इज व्हाट आई थिंक। और इसमें एक मेरे को जो बैरियर लगता है, जो निगेटिव कनोटेशन मिला हुआ बिजनेस पर्संस को, ठीक है, इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये चोर होते हैं सारे, उसको थोड़ा सा व्हाइट वॉश करने, उसको वॉश करने की जरूरत है थ्रू मॉडल रिप्रेजेंटेशन, ऐसे करके लोग अच्छे आए इसमें एक्चुअली। जैसे अभी अश्लील ग्रोवर बात कर रहा है, आई एम अप फॉर इट, आ जाए, ठीक है, काम अच्छा करके दिखाए जिससे वो एक मॉडल बने कि हाँ मतलब आगे जाकर के लोग कहे कि हाँ मतलब कोई बिजनेस पर्सन आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दैट मैन इज ऑल टॉक एंड नो गेम। बिजनेस पर्सन इमेज की बात कर रहे हैं और अगली ब्रेथ में तू अश्लील ग्रोवर की बात कर रहे हैं एंड उसके लिए एडवोकेट कर रहे हैं। अश्लील ग्रोवर नहीं बोलना चाहिए था, तेरे अभी तक के सारे पॉइंट्स इनवैलिड हो गए। और जो बैरियर मेरे को और लगता है कि इसमें एक वो आता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात हो जाती है कभी, ठीक है, कि बिजनेसमैन है तो वो अपने हिसाब से पॉलिसी मेकिंग करना चाहेगा, या फिर जो इंक्लूसिव होने का वाला जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा सा हो सकता है कि वो अपने जिस डोमेन में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा, लेकिन दूसरे इंडस्ट्रीज के बारे में उतना पॉलिसी होगी, तो वो सब बैरियर्स हैं। बट मेरे को जो एडवांटेज लग रहा है इसका, कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है और जिसकी जरूरत भी हमें, कि जो रेड टेपिंग है ना हमारे ब्यूरोक्रेसी में टुवर्ड्स बिजनेस, वो कम होगी अगर कोई इसमें पुश करता है, अपना एक्चुअल उसको वेट दिया जाए और वो अपने पॉलिसी मेकिंग में उस चीज़ को पुश करता है। तो रेड टेपिंग तो बहुत बड़ी कंसर्न है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग बेटर होते जा रहे हैं, फिर भी अगर आज हमें बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए अभी भी रेड टेपिंग काफी सारी है जिससे हमें एड्रेस करना होगा। और मेरे को लगता है कि इंडिया वर्ल्ड में 10th पोजीशन पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। आई डोंट थिंक इट इवन मैटर। 10th नंबर पे आ गया। ये ना बहुत ही थोड़ा सा ये फ्लॉड है। When we talk about ease of doing business, we are only talking about how easy it is for Apple to come to India, but it is not about
अगर कल को तुझे अपनी कंपनी खड़ी करनी हो बैंगलोर में, तो तेरे लिए कितना आसान है कितना मुश्किल है। तो हम अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनल उस पे देख रहे हैं, बट हम लोकल लेवल पे नहीं सोच रहे। मुझे अभी भी पुलिस वाले को उतनी घूस देनी पड़ रही है, सिविल वाले को उतनी घूस देनी पड़ रही है, म्यूनिसिपैलिटी वाले को उतनी घूस देनी पड़ रही है। तो वो भी तो लीज करनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट को। और मेरे को और इसका कुछ एडवांटेज लग रहा है कि बिजनेस पर्सन आते हैं इन ये पॉलिटिकल डोमेन कि मेरे को ऐसा लगता है कि बिजनेस वाले लोग जो है वो मोर रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज होते हैं ऐसे जनरली कि टेक और इनोवेशन को लेकर के। तो अगर ऐसा होता है तो दे आर मोर लाइकली टू वेलकम ऐसे न्यू टेक या इनोवेशन किसी चीज में भी। या फिर अगर तुम देखो कि इनके जो टेक पे तो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई डोंट थिंक इंडिया में हिंड्रेंस है टेक को लेके आज के टाइम में बिल्कुल भी, चाहे कहीं का रिप्रेजेंटेटिव हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी के व्यू पॉइंट से बात नहीं करते कि अभी क्या है। अगर लेट्स से कि हमें तो टुडे एंड फॉरवर्ड ही सोचना है ना। नहीं मतलब मैं बिल्कुल अभी पिन पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि लेट्स से कि नेक्स्ट ईयर काइंड ऑफ सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है, पावर बर्बादी, मतलब हाँ। तो और जो मैं सोच पा रहा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट डायनामिक्स है वो ज्यादा समझ में आती होगी बिजनेस पर्सन को। तो अगर इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करना है तो अगर उन्हें ये चमक रही है चीजें तो उनका से हो इसमें तो वो बेटर होगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्योंकि इंक्रीजिंगली इंडिया कैपिटलिस्ट हो रही है जो मैंने पहले कहा, तो इसलिए मैं ये वाला बिजनेस पर्सन वाला व्यू पॉइंट ला रहा था एंड जो फार्मर्स का तो था। लेकिन एक जो पॉइंट है कि हम लोग कैसे लाएं, ठीक है, क्योंकि अगेन पॉलिटिक्स को भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन मिला हुआ है, ठीक है, कि लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में जाना करियर ऑप्शन नहीं देखते लोग ऐसे शुरू में, मतलब वो कहते हैं कि दबंगई करके पहुंच जाएंगे, ऐसे करके पहुंच जाएंगे। करियर ऑप्शन जो होता है ना जेन्युइन कि नहीं पॉलिटिक्स में एक्चुअली एक पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता हूँ, मैं पॉलिसी मेकिंग करना चाहता हूँ, ये किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो करना पड़ता है या फिर उनका ऑप्शन नहीं है, ऐसे वाला चीज मोस्ट ऑफ द केसेस। तो मेरे को क्या लगता है कि हमें तो अपना सिविक एजुकेशन है ना स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में, उसको ऐसे इंकरेज करना चाहिए कि वो कल्टीवेट करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस या फिर उसका सिग्निफिकेंस जो है अपने सोसाइटी। पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जो हमें डेली बेसिस अफेक्ट करती है, बस हमें पता नहीं है बहुत सारे केसेस, बट डेली बेसिस पे हमें कहीं ना कहीं तो अफेक्ट कर ही रही है। तो उसका सिग्निफिकेंस हमें समझ में आए और ये समझ में आए कि उसका एक अदर साइड देखे, ये साइड नहीं देखे कि करप्शन है और ये है वो है, एक अदर साइड देखे पॉलिटिक्स साइड इज प्योर टर्म्स। तो वो मेरे को लगता है कि लोग को अवेयर करेगा कि ये इतनी खराब चीज है नहीं। हाँ, तो मे भी मोटिवेट करे लोगों को जाने में पॉलिटिक्स में और परस्यू करने में इधर करिए। इस टॉपिक के कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब व्हाई वी आर वाउचिंग फॉर इंक्रीज डाइवर्सिटी इन द पॉलिटिकल डोमेन बियॉन्ड ओल्ड मैन इज दैट एक तो एजुकेशन ऑन टॉपिक्स नीड टू इम्प्रूव। आपकी सोसाइटी से आप जिसके साथ कोरिलेट करते हो, जब आपका रिप्रेजेंटेटिव कहीं बैठता है तो you are more likely to pay attention to topics, more likely to get involved in the process, more likely to care about the process, ठीक है। तो उससे एक वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि सोसाइटी अवेयर बनती है टॉपिक के बारे में। एक डाइवर्स थिंकिंग वाले लोग साथ में बैठते हैं तो आइडियली एक सेंसिटाइज थॉट प्रोसेस भी आता है व्हेन टॉकिंग ऑन अ टॉपिक। तो जो हमारे लीगल रिफॉर्म्स होते हैं, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते हैं, सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, उसमें एक बैलेंस्ड नुआंस्ड अप्रोच आएगा डिसीजन मेकिंग में, ऐसा हमारा होप है। आएगा नहीं आएगा दैट ओनली टाइम विल टेल, बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी एट लार्ज टू मेक श्योर कि डाइवर्स लोग जाके बैठे और सिर्फ बूढ़े अंकल वो लोग वहाँ पे ना बैठ के ये डिस्कस करें कि men will be men, ladies must be at home, ऐसे कपड़े पहनोगे तो ऐसा ही होगा, ये सारे थॉट्स ना एमिनेट हो सोसाइटी में। इसलिए वी नीड टू मेक श्योर दैट वहाँ पे बैलेंस लोग बैठे। तो सिर्फ बूढ़े अंकल नहीं चाहिए हमें बिजनेसमैन, फार्मर्स, वेमेन चाहिए। CSR वाली चीज़ से एक अच्छा फनल बन सकता है। इस हीरोइन ने बोला, शिवांग ने बोला कि क्यों ज़रूरी है और कैसे ईज करना है हमें पॉलिटिक्स को एज ए करियर देखना लोगों का। ठीक है, खत्म दी एंड सब्सक्राइब करो यार।